हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बेटा, हमने पिछले डिस्कशन में देखा था कि ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, और आज हम लोग देखेंगे कि यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन के बाद जितने आरएनए बनते हैं वो इमैच्योर आरएनए बनते हैं। हमारे सिलेबस में एमआरएनए की मैच्योरेशन प्रोसेस इन्वॉल्व है। तो जो न्यूली सिंथेसाइज एमआरएनए यूकैरियोटिक सेल में बनता है वो इमैच्योर फॉर्म में बनता है, जिसे हम एचएनआरएनए बोलते हैं, हेटेरो न्यूक्लियर आरएनए। तो अब क्यों इमैच्योर फॉर्म में बनता है और क्यों हम उसे इमैच्योर बोलते हैं, कैसे उसे हम प्रोसेस करते हैं, कैसे उसे मैच्योर बनाते हैं, इन सारी प्रोसेस की डिस्कशन आज हम लोग करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है। और इस मैच्योरेशन प्रोसेसिंग मैकेनिज्म को हम कहते हैं नॉर्मली स्प्लाइसिंग। क्लियर? तो आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए बेटा, स्प्लाइसिंग। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो न्यूली सिंथेसाइज आरएनए है, यहाँ दिख रहा है आपको, ये डीएनए था हमारा। टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा है? 3' 5' पोलैरिटी दिख रहा है। ये है हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्लियर है? और दूसरी स्ट्रैंड की पोलैरिटी जो 5'3 है, इसे हमने कहा था कोडिंग स्ट्रैंड। क्लियर है? तो अब देखो, टेम्पलेट स्ट्रैंड जब आरएनए बना रहा है तो बेटा यहाँ कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों सीक्वेंसेस बनते हैं। हम लोग नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस को बोलते हैं इंट्रॉन। ये है नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। और कोडिंग सीक्वेंसेस को बोलते हैं हम लोग एक्सॉन। क्लियर? कोडिंग सीक्वेंसेस। तो अब इस प्रोसेसिंग में, मैच्योरेशन प्रोसेस में, हम लोग नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस को हटाते हैं और कोडिंग सीक्वेंसेस को एक साथ जोड़कर मैच्योर आरएनए बनाते हैं। बट इस इंट्रॉन के नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस के रिमूवल के अलावा हम और सारी कंपोनेंट एमआरएनए में ऐड भी करते हैं, तो उस एडिशन प्रोसेस को भी हम लोग मैच्योरेशन प्रोसेस बोलते हैं। अब ऐड क्यों करते हैं और ये नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस बनता कैसे है, आइए वन बाय वन देखते हैं। अब देखो बेटा, ये हमारा डीएनए, सपोज मान लो ये डीएनए, ये हमारा डीएनए, और ये है पोलैरिटी 3'5। क्लियर? और ये हमने मान लिया 5'3। तो आपको पता है कि ये है कोडिंग स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी ये है कोडिंग स्ट्रैंड, और ये है टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्लियर है? तो अब ध्यान रखना कि इस डीएनए के स्ट्रैंड में भी कुछ कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये हमने शो किया। मान लो ये डीएनए के स्ट्रैंड में भी ये हमने मान लिया नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, इसको भी हम लोग बोलते हैं इंट्रॉन, और कोडिंग सीक्वेंसेस से इसको बोलते हैं एक्सॉन। तो जब डीएनए में कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस है और जब ये आरएनए बनाएगा तो बेटा आरएनए में भी ये सीक्वेंसेस उसी फॉर्म में बनते जाएंगे। अब ये ट्रांसक्रिप्शन हुआ, आप देखो ये ट्रांसक्रिप्शन हुआ, और ये टेम्पलेट स्ट्रैंड भी यहां हमने मान लिया कि कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस बना रहा है। ठीक है? ये हमने मान लिया, ये एमआरएनए की पोलैरिटी होगी 5, ये 3। अब ध्यान दो कि ये ग्रीन कलर की जो सीक्वेंसेस है, इसे मान लिया हमने इंट्रॉन। ये है इंट्रॉन एमआरएनए के अंदर, और ये है एक्सॉन एमआरएनए के अंदर। तो एक्सॉन कोडिंग और इंट्रॉन नॉन कोडिंग। तो अब क्यों बना, आपको क्लियर हो गया। तो न्यूली सिंथेसाइज इसी आरएनए को हम लोग क्या बोलेंगे? एचएनआरएनए, हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए। डीएनए में नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस है, इसीलिए नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस आरएनए में भी बनता है। तो अब क्या होता है कि इस नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस को हमें हटाना है, बट बेटा हटाने से पहले 2-3 प्रोसेस हम लोग करते हैं। पहले समझो, यहाँ क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि ये हमारा सेल है, ये न्यूक्लियस है, और डीएनए से आरएनए बन कहाँ रहा है? यहाँ बन रहा है न्यूक्लियस में, ये बन रहा है। और आपको पता है कि ये सारे आरएनए को
साइटोप्लाज्म में आना पड़ेगा, किसके लिए? प्रोटीन बनाने के लिए, क्योंकि अमाइनो एसिड हमारा साइटोप्लाज्म में है। बेटा राइबोसोम कहाँ है? जो प्रोटीन साइट है, प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है, राइबोसोम कहाँ है? साइटोप्लाज्म में। तो ऑफकोर्स जितने आरएनए न्यूक्लियस में बन रहे हैं उनको साइटोप्लाज्म में आना पड़ेगा। तो अब इस ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए कुछ ऐसे एसेंशियल कंपोनेंट हैं जो एमआरएनए अपने अंदर ऐड करता है, तो वो भी एक प्रोसेसिंग का पार्ट है। कैसे ऐड करता है आप देखो यहां वन बाय वन, यहां देखते हैं। इसको हटा दिया हमने, ठीक है। अब देखो फर्स्ट स्टेप जो हमारे बुक में दे रखा है वो दे रखा है बेटा कैपिंग। ये हुआ कैपिंग। एंड कैपिंग में क्या होता है कि इस एचएनआरएनए के 5' एंड पर, जैसे ये है हमारा एक्सॉन, और इसके 5' एंड पर 7 मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट आकर बाइंड कर जाता है। ये फॉस्फेट है, आप इमेजिन करना इस तरह। मैं यहां ले रहा हूं, रुक जाओ, मैं यहां ले रहा हूं। यह इमेजिन करना है 7 मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये आप इमेजिन करो कि आकर बाइंड कर गया एक्सॉन के 5' एंड पर, और 3 एक्सॉन हमने लिया हुआ है, यहां मान लो 3 एक्सॉन है, और ये है एंटेरॉन। तो हमने लिया एक्सॉन 1, ये समझना यहां बेटा, एक्सॉन 2 और ये एक्सॉन 3 है, और 2 हमारे पास एंटेरॉन है। क्लियर? तो कैपिंग में अनयूजुअल बेस 7 मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहां कर बाइंड कर गया? इस 5' एंड पर बाइंड कर गया। इसी रीजन को हम लोग बोलते हैं कैप रीजन। अब होता क्या है कैपिंग से? तो फर्स्ट फंक्शन ये याद रखना कि इस बेस के ऐड होने के कारण इस 5' एंड पर बेस सीक्वेंसेस डिस्टर्ब हो गया। तो जो बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम हैं जो टर्मिनल एंड से डीएनए आरएनए को डाइजेस्ट करते हैं, उस एंजाइम से ये एमआरएनए को बचा लेगा, डाइजेस्ट नहीं होने देगा, क्योंकि उसकी रिकॉग्निशन बेस सीक्वेंसेस डिस्टर्ब कर दिया। दूसरी रीजन आपको याद रखना है कि जब ट्रांसलेशन बेटा शुरू होता है, जब ट्रांसलेशन शुरू होता है तो इमेजिन करो 5' एंड पर इनिशिएशन कोडॉन प्रेजेंट होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, जहां से प्रोटीन बनना शुरू होता है। तो ये जो राइबोसोम के सब यूनिट है, राइबोसोम इसी 5' एंड पर ही एमआरएनए से आकर ऐड करता है। तो इस 5' एंड पर ये राइबोसोम के लिए बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है। तो 2 फंक्शन याद होगा, कैपिंग के कारण हाइड्रोलिटिक एंजाइम के डाइजेशन से आरएनए को ये बचा लिया, और दूसरी कंडीशन याद रखना है कि ट्रांसलेशन के समय जब राइबोसोम बाइंड करता है तो उसके लिए बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है। क्लियर हुआ? ये कंडीशन था हमारा किसका? कैपिंग का। अब दूसरी स्टेप जो हमारे प्रोसेस में दे रखा है, हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है, उसे हम कहते हैं टेलिंग प्रोसेस। क्या बोलेंगे? टेलिंग। तो इस टेलिंग प्रोसेस में क्या होता है? अब देखो, लगभग 200 to 300 एडेनिन के न्यूक्लियोटाइड कहां जाकर बाइंड कर जाते हैं? वो बाइंड कर जाते हैं यहां पर 3' एंड पर। जैसे ये 3' एंड है, अब देखो यहां, और यहां पर एडेनिन के 200 से 300 न्यूक्लियोटाइड आकर बाइंड कर जाते हैं ऐसे। तो इस रीजन को हम कहते हैं टेल रीजन। कितने बाइंड करेंगे? 200 to 300। इसे कहा जाता है एडिनिलेट रेसिड्यू। क्या बोलेंगे? एडिनिलेट रेसिड्यू, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड टेलिंग। क्लियर? अब इसके भी क्या फंक्शन हो सकते हैं? टेलिंग भी दूसरे टर्मिनल एंड से हाइड्रोलिटिक एंजाइम से आरएनए को बचाता है। दूसरी कंडीशन याद रखना, जब ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है
तो उसके लिए बेटा आरएनए को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में मूव करना होता है। तो जो टेल बना एडेनिन के कारण ये ट्रांसपोर्टिंग सिग्नल रिलीज करता है। दैट मीन्स जब न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में आरएनए को ट्रांसफर किया जाता है तो वहां पर बहुत सारे मशीनरी होते हैं जो चेक करते हैं कि ये मैच्योर आरएनए है या नहीं। तो उसके लिए सिग्नल प्रोवाइड ये एडेनिलेट रेसिड्यू करता है और ट्रांसपोर्टिंग में मदद करता है। थर्ड कंडीशन आप लोग याद रखोगे कि जैसे जैसे एमआरएनए की एज बढ़ती जाती है बेटा इसका संख्या कम होते जाता है, और जब सेल को लगता है कि अब एमआरएनए एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो जब इसकी संख्या कम होती जाती है एडेनिन के न्यूक्लियोटाइड की, तो ये टर्मिनल एंड एक्सपोज हो जाता है, और जैसे एक्सपोज होगा जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है आएंगे और इस तरफ से 3' एंड की तरफ से आरएनए को डाइजेस्ट करेंगे और उसे सेल से बाहर फेंक देंगे। क्लियर हुआ? तो दोनों कैपिंग और टेलिंग फंक्शन क्लियर। अब हम लोग आते हैं स्प्लाइसिंग कंडीशन में। अब देखो ये दो कंपोनेंट ऐड हो गया। अब थर्ड कंपोनेंट में क्या होगा बेटा? थर्ड कंपोनेंट में क्या होगा कि जो हमारा इंट्रॉन है उसे हमें रिमूव करनी है। कैसे करनी है? इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्प्लाइसियोसोम मैकेनिज्म, स्प्लाइसियोसोम मैकेनिज्म या मैसेनरी कह सकते हो। अब इसमें क्या होता है कि देखो जैसे ये हमारा 7-मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट है, ये ट्राइफॉस्फेट 3 फॉस्फेट है, यहाँ बाइंड किया, ये हमारा एक्सॉन है, ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन है, और ये हमारा टेल रीजन है। इमेजिन करो ये पॉली ए है, इसको हमने मान लिया पॉली ए 3' एंड पर, ये ध्यान रखना है। तो जो हमारा इंटेरॉन है, अब ध्यान रखना इंटेरॉन यहां पर जिस बेस सीक्वेंसेस से जुड़ा रहता है GU, और यहां बेटा होता है AG, फिर यहां होता है GU और यहां होता है AG। इस तरह ये इंटेरॉन है, ये इंटेरॉन है। अब स्प्लाइसियोसोम क्या है? स्प्लाइसियोसोम एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। अब इमेजिन करो स्प्लाइसियोसोम, जैसे मैं यहां डिस्कस करूं कि स्प्लाइसियोसोम किसका बना है, तो बेटा स्प्लाइसियोसोम 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एसिन आरएनए से मिलकर बना होता है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, और यहां बहुत सारे डोजेंस ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, डोजेंस ऑफ प्रोटीन होते हैं, कोर प्रोटीन्स होते हैं। क्लियर? अब ये आरएनए है, तो एसिन आरएनए के बहुत सारे टाइप भी होते हैं, U1 एसिन आरएनए, U2 एसिन आरएनए, U4 एसिन आरएनए, U5 एसिन आरएनए एंड U6 एसिन आरएनए। अब ये दोनों जब मिल जाते हैं तो ये बना लेते हैं स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, जिसे हम लोग प्रोनाउंस करते हैं स्नर्प। क्या प्रोनाउंस करते हैं? स्नर्प। तो अब देखो यहां पर UN का अलग रोल है, U2 का अलग रोल है, U4 का अलग है, सभी का अलग अलग रोल है, इस डोजिना प्रोटीन का भी अलग रोल है। हमारे नीट सिलेबस में उतनी बातें डिटेल नहीं दी गई है, ये हायर एजुकेशन में है। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि स्प्लाइसियोसोम हमारे बुक में लिखा हुआ है, तो एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि स्प्लाइसियोसोम क्या है, मशीनरी क्या है। तो बेटा आप याद रखना कि एसिन आरएनए स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है, जिसमें 5 टाइप्स ऑफ एसिन आरएनए होते हैं, और प्रोटीन के साथ मिलकर यही बनाता है स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स, जिसे हम प्रोनाउंस करते हैं स्नर्प से। तो अब होता क्या है कि ये जो स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स है यहां आकर बाइंड कर जाता है, ये स्प्लाइसियोसोम यहां आकर बाइंड करेगा और ये इससे बाइंड कर गया। ये इमेजिन करो कि यहाँ सभी U2, U4, E5 सारे प्रोटीन है, ये पूरी स्प्लाइसियोसोम है, और इस तरह बाइंड कर कर मॉलिक्यूलर सीजर सेप्ट स्ट्रक्चर बना लेता है। यहां भी ये बाइंड कर कर इस तरह की स्ट्रक्चर बना लेता है। क्लियर? और ये स्ट्रक्चर बनाने के बाद ये क्या करेगा कि इस इंटेरॉन को यहां से रिमूव करेगा। क्लियर? और एक्सॉन को आपस में जोड़ देगा। तो कैसे होगा? अब इमेजिन करो, वो क्या किया, ये हमारा
7 मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है 5' एंड पर, और ये बेटा एक्सॉन है। क्लियर। तो ये क्या किया कि यहां से ये एक्सॉन 1 हमने देखा था, अब इससे एक्सॉन 2 को जोड़ दिया, ये मान लो एक्सॉन 2, फिर ये एक्सॉन 3 को जोड़ दिया, और ये हो गया हमारा टेल रीजन, ये हो गया टेल जिसे आपने कहा पॉली ए, टेल रीजन। क्लियर। 3' एंड पर। और बाकी जो इंटेरॉन्स थे, अब जो देखो यहां पर ये जो इंटेरॉन्स थे हमने देखा था यहाँ, ये स्प्लाइसियोसोम स्ट्रक्चर जो बना था, अब ये स्प्लाइसियोसोम को काट कर हटा देगा। ये स्प्लाइसियोसोम यहां से आप देखो रिमूव कर दिया, ये स्प्लाइसियोसोम को रिमूव कर दिया। अब ये सारे जो इंटेरॉन्स हैं यहां से क्या होगा, बल्कि स्प्लाइसियोम के साथ इंटेरॉन अलग हो गया, और ध्यान रखना यहाँ पर मैं शो कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या होगा, स्प्लाइसियो जब अलग हुआ तो बेटा ये दोनों अलग हो जाते हैं। कैसे? दैट मीन्स ये इंटेरॉन्स हो गया, मान लो ये इंटेरॉन्स हो गया, और ये स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स था वो अलग हो जाता है। ये एंजाइम जो कॉम्प्लेक्स था ये अलग हो गया। अब ये इंटेरॉन हमारे सेल में डाइजेस्ट कर दिया जाएगा और सेल से बाहर फेंक दिया जाएगा। अब जो ये आपके mRNA बन गया, इसी को हम क्या बोलेंगे, मैच्योर mRNA। अब ये मैच्योर mRNA ट्रांसलेशन के लिए तैयार है। क्लियर। अब इस मैच्योरेशन RNA के भी बहुत सारे कंडीशन होते हैं, ठीक है। अलग अलग एक्सॉन अलग अलग प्रोटीन भी बना सकते हैं, अलग अलग एक्सॉन आपस में मिलकर अलग अलग प्रोसेस को भी रेगुलेट करते हैं। तो वो एक एनालिटिकल स्प्लाइसिंग अलग है। ध्यान रखना हमारे सिलेबस में नॉर्मल स्प्लाइसिंग है, स्प्लाइसिंग के बेटा टाइप बहुत सारे हैं अलग अलग मैकेनिज्म को रेगुलेट करने के लिए। तो ये बना हमारा मैच्योर mRNA। क्लियर। अब आओ आपको दिखाता हूँ आपकी NCERT क्या कहती है। देखो यहाँ यही बातें अभी हमने किया था कि ये जो येलो कलर वाली कंडीशन आप देख रहे हो ये है बेटा एक्सॉन, और जो रेड रेड देख रहे हो ये सारे इंटेरॉन्स हैं, दिख रहे हैं। अब यहाँ पर 7 मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट 5' एंड पर बाइंड करके आप देखो एडेनिन के न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर बाइंड कर गए, और स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स आप देखो इंटेरॉन को लेकर इस तरह का स्ट्रक्चर बना लिया। अब सारे स्प्लाइसियम को ये काट कर हटा देगा, और देखो यहाँ मैच्योर mRNA बनकर तैयार हो गया। क्लियर। तो यूकैरियोट में सिर्फ स्प्लाइसिंग होती है, प्रोकैरियोट में नहीं होती, क्योंकि वहां पर इस तरह के नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस नहीं बनते। क्लियर हुआ। अब आओ बेटा देखते हैं हम लोग कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में क्या अंतर है। क्लियर है। तो देखो लोकेशन है यहाँ कहाँ हो रहा है बेटा, प्रोकैरियोट में सारी प्रोसेस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, जबकि यूकैरियोट में कहाँ देखा था हमने, न्यूक्लियस में, या तो न्यूक्लियोलस में होगा, RNA न्यूक्लियोलस में बनते हैं, और बाकी के RNA कहाँ बनते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म में बनते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। दूसरी डिफरेंस इज कि प्रोकैरियोट में ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड प्रोसेस है। दैट मीन्स ट्रांसक्रिप्शन जैसे ही टर्मिनेट होता है ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है, इवन कभी ट्रांसक्रिप्शन से पहले ही ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है। जबकि यूकैरियोट में देखो ये डीकपल्ड प्रोसेस है, दैट मीन्स सेपरेटेड होता है। आपको पता है कि ट्रांसलेशन बेटा साइटोप्लाज्म में होता है, ट्रांसक्रिप्शन यहाँ RNA न्यूक्लियस में बन रहा है, तो सारे RNA को ट्रांसपोर्ट होना पड़ता है कहाँ, साइटोप्लाज्म में। तो यहाँ पर टाइम टेकिंग प्रोसेस है और स्पेस भी अलग है, ठीक है। थर्ड कंडीशन याद रखना, हमने देखा था कितने RNA पॉलीमरेज की जरूरत है प्रोकैरियोट में, सिंगल RNA पॉलीमरेज, जबकि यूकैरियोट में हमने कितने देखा, 3 RNA पॉलीमरेज, 1 2 3, तीनों का अलग अलग फंक्शन हमने देखा है पिछले डिस्कशन में। क्लियर। अब देखो यहाँ पर प्रोमोटर साइट टाटा बॉक्स मैंने बताया था आपको, उसको प्रिब्नो बॉक्स बोलते हैं हम लोग प्रोकैरियोट में, और इस टाटा बॉक्स को हॉगनेस बॉक्स बोलते हैं हम लोग यूकैरियोट में। तो वहाँ भी मैंने बताया था आपको कि थोड़ी सी बेस सीक्वेंसेस अलग होती है टाटा बॉक्स की, तो वही बातें यहाँ दे रखी है कि यहाँ पर कितने होते हैं, यहाँ कितने होते हैं। आप लोग सिर्फ टाटा बॉक्स याद रखना। प्रोकैरियोट में जो इनिशिएशन फैक्टर क्या था, सिग्मा फैक्टर था, याद करो, कोरेंजाइम है ना, RNA पॉलीमरेज 5 पॉलीपेप्टाइड था, 2 अल्फा
बीटा, बीटा डैश और यहाँ पर सिग्मा फैक्टर था, यहाँ देखो। और जैसे प्रोसेस स्टार्ट हो रहा था सिग्मा फैक्टर यहाँ से डिसोसिएट हो गया, तो दैट इज द स्टार्ट सिग्नल। जबकि यूकैरियोट में बहुत सारे खुद के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं जो इस प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, अभी देखा हमने कि प्रोसेसिंग स्प्लाइसिंग प्रोकैरियोट में नहीं होती है, ऑलमोस्ट नन मानो, जबकि हमारे यूकैरियोटिक सेल में स्प्लाइसिंग होती है, जिसमें हमने कैपिंग भी देखा, टेलिंग भी देखा और इंटरॉन कैसे रिमूव होते हैं, स्प्लाइसियोसोम मैकेनिज्म भी देखा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर याद रखना है कि जो एमआरएनए है, जो मैच्योर एमआरएनए है, वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है। दैट मीन्स ये ध्यान रखना कि एक एमआरएनए एक से ज़्यादा प्रोटीन बनाएगा, उसे कहते हैं हम लोग पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल की कैरेक्टरिस्टिक है। जबकि यूकैरियोट में हमेशा ही ये मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है। दैट मीन्स एक एमआरएनए से सिर्फ एक ही पॉलीपेप्टाइड बनेगा एक टाइम में। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं मोनोसिस्टोनिक कंडीशन। और टर्मिनेशन में आप देखो यहाँ पर कौन सी फैक्टर हमने पढ़ा था, रो फैक्टर था टर्मिनेशन। जबकि यहाँ पर पॉलीएडाइनिलेशन सिग्नल क्लीवेज होता है, ये आरएनए का खुद की अपनी प्रॉपर्टी है और खुद टर्मिनेशन फैक्टर का काम करता है। तो ये डिफरेंसेस हमने देखा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। तो देखो इस डिस्कशन में हमने यूकैरियोट में स्पेशली देखा कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन क्या क्या चेंजेस होते हैं और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में क्या बेसिक डिफरेंस है। क्लियर? आज के डिस्कशन में बेटा इतनी ही। अगले डिस्कशन में हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक सभी को थैंक यू, जय हिंद।